गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है मई 2 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़ पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं ब्रीफली। आज बढ़िया टॉपिक हम लोग करेंगे। हालांकि इसमें से एक दो टॉपिक ऐसा हो सकता है जो रिपीटेड आपको लगे, लेकिन उसके अंदर भी कुछ नया डायमेंशन हम लोग ऐड करेंगे ताकि अपने नोट्स को आप अपडेट कर सको। जैसे डीपीएसपी एक बहुत पुराना टॉपिक है, लक्ष्मीकांत वगैरह में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो डीपीएसपी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हालांकि ये टॉपिक जो है वो कल के टॉपिक की ही कंटिन्यूएशन है। कल हम लोगों ने आर्टिकल 39 बी के बारे में बात किया था, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया था। उसी के कंटिन्यूएशन है, तो उसको डीपीएसपी से आप कैसे रिलेट कर सकते हो। अच्छा टॉपिक है, आपके नोट्स अपडेशन के लिए आपके काम आएगा। कोलेजियम सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एनजेसी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा न्यूज में था। तो ये टॉपिक थोड़ा रिवीजन के पर्पज से ही डाला गया है। लक्ष्मीकांत वगैरह में अगर आपने पढ़ा है तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो। प्लास्टिक ट्रीटी एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अभी वर्ल्ड की 192 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो ओटावा के अंदर उन्होंने मीटिंग किया। और देखिए, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ प्लास्टिक पोल्यूशन इस दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जिस तरह से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल या UNFCCC सब करते हैं, वैसा ही कुछ ना कुछ हमें प्लास्टिक के लिए भी करना पड़ेगा। उस कॉन्टेक्स्ट में ये ट्रीटी चल रही है, उसके बारे में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का काफी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल यहाँ पे आया है। ये भी कल वाले टॉपिक की ही एक कंटिन्यूएशन है, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग वे में बताया गया है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में किस तरह से काम करता है। पुअर और रिच के बीच में जो गैप है वो इतना ज्यादा इंक्रीज क्यों हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा हम लोग देखेंगे, और उसके अलावा सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो सकता है, कैसे हम लोग रिच और पुअर के गैप में का गैप जो है कम कर सकते हैं। अच्छा आर्टिकल है, ये भी इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक किया करो सब लोग, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो उसे कमेंट सेक्शन में बता भी दिया करो। चलिए जी, पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। डू रिसोर्सिस ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंग टू कम्युनिटी, आस्क सुप्रीम कोर्ट। देखिए, आपकी मान लो एक दुकान है, ठीक है। वो आपकी पर्सनल दुकान है, आपकी प्राइवेट दुकान है। आप उस पर जो भी पैसा कमाते हो, आप जो इनकम कर रहे हो, वो क्या आपकी इंडिविजुअल इनकम है या पूरी कम्युनिटी की इनकम है या पूरी सोसाइटी की है। यहां पे ये सवाल है। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, आपके पास कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, कोई खेत है आपका, कोई दुकान है, कोई बाइक है, तो वो क्या आपकी बाइक है या फिर पूरे समाज का उसके ऊपर हक है। ये यहां पे सवाल पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बात करते हैं, देखिए। A nine-judge constitution bench of the Supreme Court asked the Union government that all material resources created by the individual human labor constitute the resource of the community। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये पूछा है कि भैया, जो इंडिविजुअल ह्यूमन है, मान लो मैं हूं, आप हूं, हमारे पेरेंट्स हैं, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग अपनी मेहनत से जो रिसोर्सेज कलेक्ट करता है, जो मटेरियल चीजें कलेक्ट करता है, गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, सामान खरीदा, वो उस अकेले आदमी का है या फिर पूरी कम्युनिटी का है। ये सवाल यहां से पूछा गया। ये सवाल पूछा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 बी के कॉन्टेक्स्ट में। आर्टिकल 39 बी ये कहता है कि भैया, मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 39 एक्सक्लूसिवली ये कहता है दैट मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ मैनर दैट द बेस्ट सर्व द कॉमन गुड। इन अदर वर्ड्स, इट एम्स टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द डिटरमेंट ऑफ द ब्रॉडर पॉपुलेशन। तो आर्टिकल 39 बी ये कहता है, किसी भी आदमी के हाथ में हद से ज्यादा वेल्थ कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। किसी भी आदमी के हाथ में हद से ज्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होने चाहिए, यानी कि पैसे का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, और वो पैसा पूरी समाज में, कम्युनिटी में रिसोर्सेज बांटने चाहिए। ऐसा आर्टिकल 39 बी कहता है, जो कि अगेंस्ट मोनोपोली की बात करता है। अब इस पूरे केस में गवर्नमेंट की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में अंदर जो आर्गुमेंट दिया, उन्होंने ये कहा, साहब जी, द ऑल थिंग्स इन द मटीरियल वर्ल्ड विच आर अवेलेबल एंड मेड अवेलेबल बाय द ह्यूमन इंटरेक्शन ऑफ द एंगेजमेंट कंस्टिट्यूट द मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। उनका यह कहना है कि हम समाज में रहते हुए जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेबर करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके द्वारा अर्जित किया गया, उसके द्वारा अर्न किया गया हर मटीरियल रिसोर्स कम्युनिटी का होता है। ये हमारी गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है।
थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है तो वो प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कह रहे हैं एजी। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप कोई पैसा कमा रहे हो समाज के रिसोर्सेज का यूज करके तो उस पर पूरे समाज का हक है, इंडिविजुअल पर्सन का हक नहीं है। अब इस पे चंद्रचूड़ जी को थोड़ा सा, हमारे सीजीआई साहब को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि बताइए भाई, एवरीथिंग क्रिएटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द प्राइवेट लेबर वाज अ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी और नॉट। उनका यह कहना है कि अगर मैं सीजीआई हूं और मैं यहाँ पे जजमेंट सुना रहा हूँ, मेरे पास एक सैलरी आती है, मैंने उससे अपना घर खरीदा, गाड़ी खरीदा, सामान खरीदा, मोबाइल फोन खरीदा, तो क्या वो मेरा खुद का है या पूरी कम्युनिटी का है? तो इफ आई बिल्ड अ हाउस यूजिंग माई ओन इनकम, अपने पैसे का खर्च करके मैंने कोई घर बनाया है, तो क्या वो भाई मेरा है या पूरी कम्युनिटी का घर है? अगर मैं कार मेरे पास खुद की है, तो क्या कार वो मेरी है या फिर कम्युनिटी की है? क्या इस देश में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्या? ऐसा सीजे साहब ने उनको पूछा, जो कि थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट। डीपीएसपी कहता है कि कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। अब समाज सवाल ये उठता है कि वो लाइन कहां पे भैया ड्रॉ करें? आपके पास एक गाड़ी है, ओके, आपकी मान लिया। आपके पास एक दुकान है, चलो ठीक है। लेकिन मान लो आपके पास 1,000 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इंडिविजुअल लेबर है, आपकी मेहनत है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपके पास 1,000 गाड़ियां हैं, तो क्या ये भी आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है या फिर पूरे समाज की है? कहां पे वो लाइन है जो ये कहेगी कि अभी आप हद से ज्यादा पैसा ले चुके हो, तो ये भी आपका नहीं है, समाज का है। आपके पास 4 एकड़ जमीन है, आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। लेकिन आपके पास अगर 4,000 एकड़ जमीन है, तो क्या तब भी हम लोग यही कहेंगे कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप इसको रखिए? तो वो लाइन कहां पे ड्रॉ करेंगे जब हम लोग ये कहेंगे दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ? तो क्या 1,000 गाड़ियां खरीदना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, या एक गाड़ी खरीदना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है? 4,000 एकड़ जमीन आपके पास है कि क्या ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, या 4 गाड़ियां आपके पास है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है? तो कहां पे हम वो लव लाइन ड्रॉ करेंगे जहां से ये पता चलेगा कि साहब अभी आप हद से ज्यादा पार हो चुके हो, अभी समाज आपसे लेगा? देखिए, ऐसा हुआ इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। जिन राजाओं के पास, महाराजाओं के पास हजारों एकड़ जंगल हुआ करते थे, उनसे जंगल ले लिए गए, सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही है, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल नहीं है। जिन राजाओं के पास दो दो तीन तीन चार चार महल हुआ करते थे, उनसे ले लिए सरकार ने सब। उनके पास एक आधा महल छोड़ दिया है, उसके अंदर भी होटल वोटल बना दिया गया। उन्होंने कहा कि देखो ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, 1,000 एकड़ जमीन आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। तो उनसे ले लिया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्राइवेट कंजम्पशन करना इस देश में, अभी सरकार बोलेगी आपकी नहीं है, सरकार की है, राइट? तो ये इमेजिन करना बड़ा डिफिकल्ट है कि क्या प्राइवेट है और क्या सरकारी है एज पर जजेस। तो उन्होंने कहा कि भैया को लाइन कहां ड्रॉ करेंगे? तो ये सवाल यहां पे उठता है कि देखो, हमारा कंट्री ना एक सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वी आर अ सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट, राइट। और इसका मतलब यही होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में हद से ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। आम आदमी के हाथ में भी रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर वो रिसोर्सेज नेचुरल तरीके से नहीं मिल रहे हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि रिच लोगों से पैसा लेके किसी भी तरीके से वो आम जनता के अंदर बांटा जाए। अलग अलग तरीके होते हैं इन सब चीजों के, जैसे डायरेक्ट टैक्स इसमें एक तरीका होता है, सब्सिडी होती है, राइट, वो सब चीजें होती हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये आर्टिकल 39 बी आता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता क्या है? इसका नाम में ही लिखा हो डायरेक्टिव। कल भी मैंने आपको आर्टिकल करवाया था, डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन, ठीक है। किसको डायरेक्शन दे रहे हैं? हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे रहे हैं। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो ब्रिटिश के टाइम पे हो गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, उसके अंदर एक प्रोविजन होता था जिसे कहते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहां पे बी आर अंबेडकर जी ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ इक्वेट किया था, ठीक है। जैसे उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे और वो गवर्नर्स को इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे, वैसे ही आज के समय पे डीपीएसपी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देता है। क्या इंस्ट्रक्शन देता है? कि भैया अपनी पॉलिसी बनाते समय
आप इन चीजों का ध्यान रखें। कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? एक तो इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते समय सरकार को यह ध्यान रखना है कि हमें इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल गोल्स उसको अचीव करना है, जस्टिस देना है, लिबर्टी देना है, इक्वालिटी देना है, फ्रेटर्निटी के को प्रमोट करना है। इन सब चीजों का ध्यान रखना है पॉलिसी बनाते समय, और सरकार ऐसा करती भी है। गरीबों के लिए कितनी स्कीम चलाई जाती हैं, अलग अलग सेक्शन के लिए कितनी सारी सब्सिडीज दी जाती हैं। क्यों दिया जाता है? ताकि हम लोग देश में इकोनॉमिक, सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर सकें, उसको इंश्योर कर सके। ताकि क्योंकि हमारा एक स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है, हम यहाँ पे हर चीज प्राइवेट हाथ में नहीं छोड़ सकते। आपको, आम जनता को भी हेल्प करना पड़ेगा थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज। जैसे रिजर्वेशन है, ये भी एक उसी का पार्ट आप मान सकते हैं। हालांकि डीपीएसपी जस्टिफिएबल नहीं है, ठीक है, जस्टिफिएबल नहीं है। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि 39B का यूज करोगे। आपके शहर में मान लो एक करोड़पति आदमी है, उसके पास 20, 30, 50 दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल उसके पास है, 10, 20 एकड़, 50 एकड़ जमीन उसके पास है। तो आप कोर्ट में नहीं जाओगे ना, ये बोलोगे साहब ये देखो पुराना गुप्ता जी के पास तो इतना सारा पैसा है, ये तो हमारे 39B का उल्लंघन हो रहा है, तो इनसे पैसा लेके गरीबों में बांट दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जस्टिफिएबल नहीं है। डीपीएसपी जस्टिफिएबल नहीं होता, ठीक है। तो गुप्ता जी ने अपने पैसे से पैसा कमाया है, तो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, राइट। लेकिन डीपीएसपी जस्टिफिएबल नहीं होते हुए भी बहुत बार सुप्रीम कोर्ट डीपीएसपी का यूज करता है जजमेंट वगैरह सुनाने के लिए, ठीक है। अब कई सारी जजमेंट जो है इसके रिगार्डिंग सुनाई गई है। जैसे चंपाकम दोरायरंजन केस 1951, गोलकनाथ केस 1967, केशवनंदा केस 1973, और उसके बाद जो है कृष्णन केस 1993। इन सभी चीजों में एक बात सामने निकल के आती है कि अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में अगर लड़ाई होती है, अगर सरकार को चूज करना पड़े भाई कौन से को ज्यादा प्रेफरेंस दें, तो फंडामेंटल राइट को ज्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। डीपीएसपी जस्टिफिएबल नहीं है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट जो है आपस में सप्लीमेंट्री हैं और कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन जब प्रायोरिटी की बात आती है तो फंडामेंटल राइट्स टॉप पे रहेंगे। ऐसा इन अलग अलग जजमेंट का एक कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है। अब 2021 की यूपीएससी में भी सवाल पूछा गया था, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स राइट टू इक्वालिटी, डीपीएसपी राइट टू फ्रीडम कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे बताइए। हालांकि इसका आंसर मैं दे चुका हूं अभी ऊपर पूरा, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं, ठीक है। चलिए जी, थोड़ा आगे बढ़ें। अगला आर्टिकल जो अपने पास आता है वो आता है कोलेजियम सिस्टम को लेके। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस पेटिशन टू एंड कोलेजियम रिवाइव एनजेएसी। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेटिशन डाला गया और पूछा गया कि साहब ऐसा करते हैं, 2015 में आपने एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, तो क्यों ना हम लोग एनजेसी को दोबारा लेके आए। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर तो बहुत सारी कमियां होती हैं, तो क्यों ना हम लोग कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। ऐसा पीआईएल सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाड़ में जाओ, ठीक है। ठीक, जब एक चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो ही चुकी है, तो हम पागल थोड़ी ना दोबारा से उसको रिवाइव करेंगे, या तो कुछ नया प्रपोजल लेके आइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें पता है कॉलेजियम सिस्टम के अंदर कमियां हैं, लेकिन आप कम से कम उससे बेटर सिस्टम तो आप लेके आइए ना, तब बात बनेगी, तब बात सुनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट यहाँ पे कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा आपको पता तो होना चाहिए कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, एनजीसी क्या होता है, और अगर आप कुछ समय से पॉलिटी पढ़ रहे हो तो शायद आपको पता भी होगा। कॉलेजियम सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर हमारे सीजीआई होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ये ग्रुप होता है इन 5 लोगों का, मतलब 5 हमारे जस्टिस का ग्रुप होता है। अगर किसी जज को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, अगर किसी को प्रमोट करना है सपोज फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी लॉयर को प्रमोट करना है, लॉयर से लेके उसको जज बनाना है, इस तरह के सारे मुद्दे इस कोलेजियम सिस्टम के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। ये होता है आपका कोलेजियम सिस्टम। इतना आपको यहां पे याद रखना है। हमारा जो आर्टिकल 124 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ द टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द जजेस एज प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। तो सीजीआई जो हमारा कोलेजियम सिस्टम होता है वो प्रपोजल भेजता है
उस प्रपोजल के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा उन जजेस को अपॉइंट कर दिया जाता है। अब यहां पे दिक्कत क्या है, कोलेजियम सिस्टम दिक्कत क्या है, ये क्लोज सिस्टम है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। गवर्नमेंट का सिर्फ एक रोल होता है, जब कोलेजियम सिस्टम किसी नाम को रिकमेंड करता है तो वो रिकमेंडेशन जाती है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट क्या करता है, अपनी एजेंसी जैसे मान लो आईबी वगैरह के द्वारा उन जजेस के बैकग्राउंड चेक वगैरह करता है और उसके नाम को क्लियर करता है। फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो उन नामों को क्लियर करने की पावर तो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन उन नामों को रिकमेंड करने की पावर गवर्नमेंट के पास नहीं है। और कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो जज हैं वो, उनमें थोड़ा डाउट है मान लो, तो वो नाम दोबारा से कॉलेजियम को भेज देते हैं कि साहब इस नाम को थोड़ा दोबारा से आप रिकंसिडर कर लीजिए। अब ये कॉलेजियम के ऊपर डिपेंड करता है, वो उनके नाम को क्लियर दोबारा कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो गवर्नमेंट का सिर्फ इतना ही रोल होता है, लेकिन शुरुआती रोल और आखिरी रोल यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम का ही होता है। इसीलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि ये एक क्लोज सिस्टम है। और क्लोज सिस्टम की वजह से क्या होता है कि भैया बहुत बार नेपोटिज्म भी यहाँ पे देखने को मिलता है। नेपोटिज्म, ठीक है, उनके चाचे भतीजे ताऊ भांजे बेटे बेटियां, कई बार जजेस उनको ही प्रमोट करने लगते हैं। अगर आप देखेंगे उठा के हमारे जुडिशरी सिस्टम को और थोड़ा जजेस की फैमिली हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे, तो उनके दादाजी भी जज थे, पिताजी भी जज थे, वो खुद भी जज हैं, या फिर वो लॉयर रहे होंगे, उनको जजशिप में प्रमोट कर दिया होगा। ऐसे कुछ केसेस आपको सुनने को मिल सकते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये तो नेपोटिज्म हो रहा है, तो क्वालिटी के बेसिस पे हो ही नहीं रहा है। दूसरा, कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर कोई चेक और बैलेंस नहीं है। डेमोक्रेसी चेक और बैलेंस पे ही काम करती है, ठीक है, हर ऑर्गन के ऊपर किसी ना किसी दूसरे ऑर्गन का चेक होना चाहिए। यहाँ पे कोई चेक नहीं है, एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर का कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जबकि जजेस लोगों के द्वारा इलेक्ट थोड़ी किए जाते हैं, राइट, वो तो अपॉइंटेड होते हैं। तो आम आदमी की पावर नहीं है बेसिकली, पीपल डोंट हैव एनी पावर ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वी द पीपल, है ना, अल्टीमेट पावर लोगों के हाथ में नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोगों के हाथ में कोई पावर नहीं है। कोलेजियम सिस्टम को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। ये जुडिशरी का अपना इंडिपेंडेंट एक इनोवेशन है। तो कुछ लोगों का कहना है कि तो भैया ये अनडेमोक्रेटिक है। एक तो इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये बंद कमरे में सब कुछ होता है, ठीक है, कोई रिटर्न मैनुअल नहीं है कॉलेज सिस्टम में क्या होगा क्या नहीं होगा, उस मीटिंग में क्या हुआ वो कोई बाहर पब्लिक के सामने आता नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई प्रॉपर यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो ये पूरा सिस्टम ओपेक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और कॉलेजियम सिस्टम सिस्टम इतना इफेक्टिव अगर होता ही, तो भैया अब तक जजेस की वैकेंसी क्यों नहीं फिल कर पाए, अब अभी तक करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्ट में, अब तक क्यों नहीं कर पाए। ये सिस्टम 1990 के बाद, 1990 से पहले गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती थी जजेस को, लेकिन 1990 के बाद फिर फाइनली 1998 में जो है हम लोगों ने कॉलेज सिस्टम का एस्टेब्लिश कर लिया था। उससे पहले गवर्नमेंट का काफी कंट्रोल होता था जुडिशरी में। अब क्योंकि क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा है कॉलेजियम सिस्टम का, तो इसलिए सरकार ने कहा कि देखो भाई बहुत हो गया, ठीक है, हम लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं और ये डेमोक्रेसी है, तो इसीलिए गवर्नमेंट का यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग में पावर होनी चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट को लगा। तो हम लोगों ने क्या किया, एनजेसी, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया। और एनजेसी के अंदर यह कहा गया कि सिर्फ सीजीआई और जजेस ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए लोग भी उस कॉलेजियम में होंगे जो जजेस को अपॉइंट करेंगे, ऐसा कहा गया। तो एनजेसी में बेसिकली क्या कहा गया कि भैया जजेस के साथ साथ जजेस के साथ साथ लॉ मिनिस्टर भी होंगे उस कॉलेजियम में, और दो एमिनेंट पर्सन भी होंगे जो कि सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। सीजीआई होंगे और दो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। तो सीजीआई प्लस टू सीनियर मोस्ट जजेस प्लस लॉ मिनिस्टर प्लस टू अदर मेंबर्स, ठीक है, ये सब लोग होंगे। तो कुल मिला के 4 + 2 = 6, 6 लोगों का ग्रुप हम लोग बनाएंगे, जिनमें से 3 लोग गवर्नमेंट वाले होंगे, 3 लोग जो है जुडिशरी के होंगे। ये एनजीसी के अंदर प्रपोजल दिया गया था, लेकिन 2015 में एनजेसी को क्या कर दिया गया जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब फालतू की चीजें हैं, ठीक है,
अगर गवर्नमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगी इस पूरे मामले में, तो इससे कोलेजन सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा सर, और ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं, ऐसा बोल दिया गया था। तो 2015 में इसको खत्म कर दिया गया। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, बाकी ये सारी चीजें मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए डाली हुई है। ठीक है, बेसिक्स बेसिक चीजें जो आज के आर्टिकल के हिसाब से रिक्वायर्ड थी वो मैंने आपको बता दिया। बाकी थोड़ा सा कॉलेजियम का आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो। 1990 से पहले मैंने जैसे आपको बता ही दिया, सरकार खुद अपॉइंट करती थी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने अलग अलग केसेस में, 1993 में केस आया, फिर 1998 में केस आया, उसके बाद हम लोगों ने कॉलेजियम सिस्टम का एस्टेब्लिश किया। कंट्रोवर्सी इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, मैंने आपको बता ही दिया था। 2015 में एनजेसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, वो सब मैंने आपको बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नमेंट का कॉलेजियम सिस्टम के अंदर क्या रोल होता है, हालांकि मैंने आपको बता दिया है, बट फिर भी थोड़ा आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि ये कंटेंट मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए ही डाला हुआ है। हालांकि इस तरह के टॉपिक को मैं रिकमेंड करूंगा, आप इस तरह के टॉपिक को लक्ष्मीकांत से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लक्ष्मीकांत से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड बुक है पॉलिटी की, तो नोट्स वगैरह भी आपके बन जाते हैं। यहाँ पे तो रिवीजन करने के पर्पज से, या फिर आपको लगे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, हालांकि होते हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट, तो आप अपने लक्ष्मीकांत के अंदर ही उसको ऐड कर लें, पेन के साथ लिख ले साइड में कुछ ना कुछ करके, तो आप कर सकते हो। ठीक, चलिए जी। प्लास्टिक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स कंक्लूड इन ओटावा विद लिटिल प्रोग्रेस। तो ओटावा के अंदर अभी 192 कंट्रीज के लोगों ने रिप्रेजेंट किया था, और उनका पर्पस था टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म कर दो। तो उनका ये कहना था भाई देखो, हम सिर्फ प्लास्टिक के यूज को खत्म नहीं कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन ही बंद हो जाए। ठीक है, प्रोडक्शन ही खत्म हो जाए, तो सारी जड़ ही खत्म हो जाएगी समस्या की। लेकिन क्या इतना आसान है क्या? प्लास्टिक हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। आप अपने, आपका मोबाइल फोन से लेके लैपटॉप से लेके पंखे से लेके हर चीज के अंदर प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक के बिना दुनिया को आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते हो। प्लास्टिक ने ह्यूमंस के लाइफ स्टैंडर्ड को इतना चेंज कर दिया है, इतना स्टैंडर्डाइज कर दिया है, इंप्रूव कर दिया है बेसिकली मैं कहूंगा। ठीक है, तो आप उसको भी दूर नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स हर टेक्नोलॉजी का एक साइड इफेक्ट होता है, इसका भी हुआ। हर इनोवेशन का कुछ ना कुछ लेटर ऑन लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट होता है, इसका भी हुआ। लेकिन प्लास्टिक को एलिमिनेट करना सॉल्यूशन नहीं है। प्लास्टिक जो हम लोग यूज करते हैं इसको मैनेज करिए ना, मैनेज करिए। ऐसे तो हमने गाड़ी बनाई, गाड़ी से लोगों के एक्सीडेंट भी होते हैं, हजारों लोग रोज मर जाते हैं एक्सीडेंट से, तो क्या बोलेंगे गाड़ियों को बंद कर दो, ट्रेन को बंद कर दो, इसमें तो एक्सीडेंट होते हैं। लोगों को बिजली लगने से, करंट लगने से उनकी डेथ हो जाती है, क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना बंद कर दो? वो सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है मैनेज करना। तो प्लास्टिक एक हजार्ड है। ठीक है, एक हजार्ड है, डिजास्टर हम लोगों ने इसको बनाया है, हमारी मिसमैनेजमेंट ने डिजास्टर बनाया है। तो समस्या प्लास्टिक प्रोडक्शन करने में नहीं है, समस्या प्लास्टिक को यूज करने में नहीं है, समस्या है प्लास्टिक को मिसमैनेज करने में। तो इतना आसान नहीं प्लास्टिक के पोल्यूशन को कम करना या दूर करना, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। चैलेंजेस देखिए, एक तो सीधी सी बात है, जो ऑयल कंपनीज हैं या ऑयल इकोनॉमीज हैं, वो प्लास्टिक के साथ साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो पेट्रोलियम होता है वही रॉ मटेरियल होता है प्लास्टिक के लिए। तो आप उसको हट नहीं हटा सकते, तो आप उसको भी नहीं हटा पाओगे, सीधी सी बात है। कितने सारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्लास्टिक में इन्वॉल्व रहती हैं, अलग अलग ग्रेड का प्लास्टिक बनाया जाता है, आपके लैपटॉप में जो यूज होता है, कैमरे में यूज होता है, ठीक है, खिलौने बनाने में जो यूज होता है, एयरक्राफ्ट बनाने में जो यूज होता है, अलग अलग ग्रेड का प्लास्टिक होता है। तो बहुत डिफरेंट लेवल की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्लास्टिक के अराउंड सेटअप किए गए हैं, हजारों लाखों लोग उनमें काम करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस जनरेट करते हैं। तो क्या आप वो दूर कर सकते हो? क्या इतना आसान थोड़ी ना है। उसके अलावा आप, ठीक है, आप बोल रहे हो प्लास्टिक को दूर कर दो, लेकिन आपके पास क्या प्लास्टिक का एक बेटर, अफोर्डेबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है क्या? अगर है तो बताइए, इंट्रोड्यूस कर देंगे। प्लास्टिक से अच्छा कुछ है अगर, सस्ता, टिकाऊ, बढ़िया, लेके आइए, क्या दिक्कत है? और इंडिया ने भी इसीलिए इसको अपोज किया है। इंडिया ने कहा भैया ठीक है, प्लास्टिक प्लास्टिक को, पोल्यूशन को दूर करना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप प्लास्टिक के प्रोडक्शन को नहीं रोक सकते, इंडिया इसके सपोर्ट में नहीं है।
ठीक है। हालांकि प्लास्टिक को बनाने में जो केमिकल्स का यूज होता है जो हार्मफुल है, इंडिया ने कहा है कि भाई देखो इंडिया ने ऑलरेडी इनको बैन कर दिया है। ठीक है। और इंडिया तो सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बैन कर दिया, हालांकि धड़ल्ले से बिक रही है, मार्केट में यूज हो रही है, बट लीगली तौर पे तो कर ही दिया है। कानून इंडिया में पहले बन जाता है, इंप्लीमेंटेशन बाद में होता रहता है। लेट्स सी कब इंप्लीमेंटेशन होगा। सो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 2040 तक एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब हमारी लेक्स ओशंस वगैरह के अंदर प्लास्टिक जो वेस्ट है वो 3 गुना से 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। 2050 तक हमारे ओशंस में देर वुड बी मोर वेट ऑफ प्लास्टिक देन ऑल मरीन लाइफ कंबाइंड। कितना शॉकिंग फैक्ट है ये, ऐसा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने कहा है। तो बड़े नेगेटिव इंपैक्ट तो होते ही हैं, राइट। तो उन सभी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल यहाँ पे बताया गया है। और देखो उन्होंने बार बार वही चीज़ बोली है कि लो पार्टिसिपेशन इन रिसाइकलिंग इज द मेजर इशू। रिसाइकलिंग हम लोग नहीं कर पाते हैं, प्लास्टिक वजह से मरीन लाइफ का लॉस हो जाता है। ठीक है। लोगों की लाइवलीहुड भी इम्पैक्ट होती है, खासकर जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्लास्टिक से क्या होता है वहाँ पे फिश कैच कम हो जाता है, तो उनकी इकोनॉमी के ऊपर तो डेफिनेटली फर्क पड़ता ही पड़ता है। ठीक है। प्लास्टिक रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ द कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी विच इन्वॉल्व्स मैनी पीपल। मतलब इसमें एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए आपका घर है, ठीक है जी, और आपके घर के बगल में एक एक पेपर एक पेपर मेकिंग एक कोई फैक्ट्री है, ये आपका घर है, राइट। अब वहां से धुआं निकलता है, पोल्यूशन होता है, आपका उसमें कोई रोल नहीं है, ना आपने उसको बनाया ना बनाने में, हाँ कुछ कुछ रोल नहीं है आपका, लेकिन यहाँ से जो धुआं निकलेगा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो आपके ऊपर पड़ेगा ना। इसे कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नल एक्सटर्नैलिटी, आप इसको इस तरह से कह सकते हो। आपके बगल में कोई जा रहा आदमी वो सिगरेट पी रहा है, ठीक है जी, और आपको अस्थमा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नुकसान तो हुआ है ना। इसे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। तो प्लास्टिक के केस में भी इस टर्म को यूज किया जाता है बहुत बार। हम लोग प्लास्टिक यूज करते नहीं है, कोई और करता है, कोई थर्ड पार्टी करती है, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर नजर आता है, राइट। तो जैसे अर्बन फ्लडिंग का अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, पहले हम लोग ये आर्टिकल कर चुके हैं। अर्बन फ्लडिंग में एक बहुत बड़ा रोल होता है प्लास्टिक का। जो हमारी सीवरेज जो लाइंस होती हैं वो जब चोक हो जाती हैं, जब वो ब्लॉकेज हो जाती हैं, तो अर्बन फ्लडिंग उसकी वजह से आता है, क्योंकि पानी का ड्रेनेज हो नहीं पाता, तो अर्बन फ्लडिंग आ जाता है, राइट। उसके अलावा माइक्रो प्लास्टिक एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है। ये जो प्लास्टिक धीरे 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 छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेकअप इन होता रहता है, तो फिर हमारे इकोसिस्टम के अंदर पार्ट बन जाता है। रिसेंटली अमेरिका में एक वीमेन के फीटस में, सोच रहे हो, फीटस के अंदर माइक्रो प्लास्टिक पाया गया। डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशियंस के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। और ये माइक्रोप्लास्टिक हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली हमारे बॉडी के अंदर जाता रहता है। तो मास्क पहन के रखें लेकिन ये सब चीजें बात की बातें हैं, राइट। आप उसकी प्रॉब्लम की जड़ को पहचानिए, उसको दूर करिए। तो ये इनका कहना है बेसिक प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। आज का जो एडिटोरियल है वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और द रॉन्ग वे टू फाइट इनइक्वालिटी, इसका समरी आपको मैं बता देता हूं। एक तरफ रिच आदमी है, एक तरफ पुअर आदमी है। पुअर आदमी के पास तो ऑफ कोर्स पैसा कम है, रिच के पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो सॉल्यूशन ये बताया गया कि आप ऐसा करिए, रिच लोगों के ऊपर ना वेल्थ टैक्स लगाइए। कल हम लोगों ने वेल्थ टैक्स के बारे में बात किया था। आपका घर गाड़ी एसेट्स जमीन जायदाद उसके ऊपर टैक्स लगाइए। यहाँ से जो टैक्स से पैसा कलेक्ट होगा आप यहाँ पे पुअर लोगों को गुड्स और सर्विसेज के रूप में अलग अलग तरीके से दे सकते हो। ये एक सॉल्यूशन सजेस्ट किया गया था, लेकिन आर्टिकल का ये कहना है कि ये सॉल्यूशन सही नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा एडिटोरियल आज का दिया हुआ है। थोड़ा सा फैक्ट आपको याद होना चाहिए एग्जाम में मेंस वगैरह में बताने के लिए, क्योंकि इससे आप, और आप ऐसा बोलोगे ना कि देश में अमीर और गरीब के बीच में गैप बढ़ रहा है, गरीब और गरीब होता नजर आ रहा है, अरे ये तो सबको पता है, तो रिक्शा वाले को भी पता है। आप अपना फैक्ट तो बताइए ना, आप रिपोर्ट बताइए, वो ऐसे हवाई बातें नहीं करनी है। तो उस चीज से, हवाई बातों से बचने के लिए आपके पास हार्ड फैक्ट होने चाहिए, और यही वो हार्ड फैक्ट है। रिपोर्ट ये कहती है कि भैया टॉप 1% इंडियन पॉपुलेशन के पास 40.1% वेल्थ है, जबकि टॉप बॉटम 50% लोगों के पास इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 6.4% वेल्थ है। ये हमने आपको कल भी बताया था। तो क्या ये इनइक्वालिटी इंडिया में शुरू से है? आंसर है यस और नो। देखो वैसे तो समाज में हमेशा से इनइक्वालिटी रही है,
राजा महाराजों के जमाने से, है ना, जो राजा हो लोग होते थे, मंत्री होते थे, उनके जो ऑफिशियल्स होते थे, उनके पास तो कितनी जमीनें होती थी, कितने अमीर होते थे। आम आदमी के पास सिर्फ पेट भरने के लिए ही होता था सब कुछ। तो इनइक्वालिटी तो समाज का एक हिस्सा है, वो तो हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। बट ये एक्सट्रीम लेवल तक चली गई, वो हमारा कंसर्न है। 1980s तक इंडिया में इनइक्वालिटी एक्सट्रीम नहीं था, और 1980s तक हमारी इकोनॉमी काफी क्लोज थी। सबसे पहले 1980s के बाद हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा ओपन अप करना शुरू किया। तो 1980s के बाद ये इनइक्वालिटी और बढ़ती चली गई। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। बॉटम 50% जो इंडियन पॉपुलेशन है, 1982 तक उनकी टोटल नेशनल इनकम 23% थी। आज जो घट के सिर्फ 15% हो गई है। 1982 में 23% थी बॉटम 50% की, आज 15% हो गई है। इससे क्या पता चलता है? यही पता चल रहा है कि भैया 1980s के बाद जो है चीजें थोड़ा सा खराब होनी शुरू हुई, क्योंकि तब तक हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर बिलीव करते थे। 1980s के बाद पहली बार हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना शुरू किया, लेकिन फाइनल जो स्टेप लिया गया वो 1990s में लिया गया, जब हम लोगों ने लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स किए। और आप देखिए, जब तक इंडियन इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ बहुत ज्यादा थी नहीं। 1960 तक हमारी इकोनॉमी ग्रोथ सिर्फ 1.6 1.5% के आसपास थी, जबकि 1990s के और 2022 के बीच में हमारी इनकम 3.6% के हिसाब से ग्रो किया है। तो ग्रोथ हमारी हुई है यहाँ पे। अब वो ग्रोथ ज्यादातर किसके हाथ में गई, या गरीब के हाथ में या अमीर के हाथ में, वो एक अलग किस्सा है। देखिए, टॉप 1% ग्रो कर रहा है, इस बात में 100% सच्चाई है। लेकिन बॉटम 50% उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब हुआ है, ये बात सच्चाई नहीं है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इंडिया में रिड्यूस हुई है। आप इस तरह के समझिए इस बात को। ये एक इकोनॉमिक पाई है, ठीक है, एक इकोनॉमी मतलब एक चार्ट है। इस इकोनॉमी पे आप मान के चलिए कि ये जो वाला पूरा हिस्सा है, ये रिच लोगों के हाथ में है, और ये वाला जो हिस्सा है वो पुअर लोगों के हाथ में है। मान के चलिए 100 रुपए है, ठीक है। इस 100 रुपए में से 80 रुपए रिच के हाथ में है, 20 रुपीज जो है पुअर के हाथ में है। काफी गैप है। अब अगर रिच लोगों के हाथ में अगर ज्यादा पैसा जाएगा तो गरीबों का अपने आप ही कम हो जाएगा। लेकिन मान लो रिच के हाथ में 90 चला गया, तो पुअर के हाथ में कितना बचा? ओनली 10% बचा। ये कोई जीरो सम गेम नहीं है। 1990s के बाद ये जो पूरा साइज था इकोनॉमी का, वो ग्रो हुआ। अब रिच लोगों के हाथ में नो डाउट ज्यादा है, रिच लोगों के पास ज्यादा गया है, लेकिन गरीब लोगों के पास भी तो ज्यादा गया है, क्योंकि इसका साइज ही इंक्रीज हो गया। पहले ये 100 था, अब ये 1000 हो गया। अब 1000 में से 900 इनके पास चला गया, 100 इनके पास चला गया। राइट, तो साइज इंक्रीज हुआ है, इकोनॉमी ओवरऑल इंक्रीज हुई है, जिससे गरीब आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ है। तो ये कहना कि रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ रहा है तो गरीब बेचारा मारा जा रहा है, ऐसा सही नहीं है। फैक्चुअल दिस इज इनकरेक्ट। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम हुई है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, हंगर कम हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हुआ है। चाहे वो अमीर का तो पहले से था ही, गरीब का भी इंप्रूव हुआ है। तो बॉटम 50% का अगर आप कंपेयर करोगे टॉप 1% के साथ, तब तो ठीक है, गैप बढ़ रहा है। लेकिन बॉटम 50% का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वही रिपोर्ट कह रही है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब कह रही है कि 1991 से लेके 2021 के बीच में जो टॉप 50% लोग हैं, उनकी इनकम 4 गुना ज्यादा बढ़ी है, 4 टाइम्स मोर। हालांकि उनका ओवरऑल परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन उनकी इनकम 4 गुना बढ़ी है। मतलब अमीर आदमी की भी बढ़ी है बहुत ज्यादा। अमीर आदमी की अगर 6 गुना बढ़ी है तो गरीब आदमी की 4 गुना बढ़ी है। ये इनका कहने का मतलब है, क्योंकि इकोनॉमिक पाई इंप्रूव हुआ ना। पहले 100 रुपए की जीडीपी थी, अब 1000 रुपए की जीडीपी हो गई है। तो अमीर आदमी अभी ज्यादा हाइयर रियल इनकम एंजॉय करता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हुआ है। राइट, ये इस रिपोर्ट का कहना है।
अगर आप फैक्चुअली देखें तो आपको काफी फर्क नजर आएगा। टॉप 1% इनकम अर्नर्स इन इंडिया, दे अर्न 53 लाख रुपीज एनुअली, जबकि टॉप बॉटम 50% जो इंडिया में सिर्फ 71,000 रुपीज अर्न करते हैं साल भर का, और यहाँ पे लोग 53 लाख अर्न करते हैं। अब जैसे मान लो आप डेवलप्ड कंट्री के एग्जांपल देते हो, तो इनइक्वालिटी तो वहां पे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे आम आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी अच्छा है। तो अगर आप एक एवरेज अमेरिकन पर्सन को अगर आप बिल गेट्स के साथ या फिर इलॉन मस्क के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत गैप है। लेकिन उस एवरेज अमेरिकन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा खासा है, उसके पास एक घर होगा, ठीक ठाक एजुकेशन होगा, ठीक ठाक एसेट्स भी होंगे। मगर आप इलॉन मस्क या बिल गेट्स के साथ कंपेयर करोगे तो दिक्कत फिर तो आएगी ना। तो एक गैप ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि ये आदमी गरीबी से मर रहा है, भूख से मर रहा है। अगर आप 1980s या 70 से कंपेयर करोगे, 1990 से भी कंपेयर करोगे आज के टाइम पे, पुअर आदमी के पास जो एसेट्स हैं, काफी फर्क आपको नजर आएगा। काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे हुई है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ऑल्सो, और ये फैक्चुअल करेक्ट भी है। अब बात है यहाँ पे कि भाई क्या कर सकते हैं हम लोग, इस चीज का क्या सोल्यूशन है। देखिए, सोल्यूशन तो कई तरह के हो सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सोल्यूशन के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। जैसे आप मान के चलिए कि गरीब आदमी है, भैया गरीब आदमी गरीबी से कैसे निकलेगा? जब उसके पास एक हाई पे इनकम होगी। जैसे मान लो इंडिया में एक न्यूरो सर्जन है, वो एक एग्रीकल्चरल लेबरर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। एक न्यूरो सर्जन एक महीने का मान लो 5 लाख रुपए कमाता है, एक एग्रीकल्चर लेबर महीने का मुश्किल से 15-20 हजार रुपए कमा पाता है। बहुत गैप है। तो क्या करें? एक गरीब आदमी को न्यूरो सर्जन बनना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए ना। गरीब आदमी न्यूरो सर्जन अगर बन जाएगा तो उसकी इनकम भी बढ़ जाएगी। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि रिच आदमी के पास एक्सेस है, गरीब आदमी के पास एक्सेस ही नहीं है कैपिटल का। क्या वो उतना मेडिकल फीस दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा ना, करोड़ों रुपए लगता है भाई एक न्यूरो सर्जन बनने में। उसके पास पहली बात तो स्टार्टिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटी नहीं है, दूसरी बात उसके पास उतना पैसा भी नहीं है। तो सुनने में तो अच्छा लगता है, फ्री इकोनॉमी कर दो, सबको फ्री कर दो, जिसमें जो टैलेंट होगा वो सब अचीव कर लेंगे। अरे अमीर आदमी के पास तो पहले से टैलेंट है ना, उसका बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है, वो फीस भी अफोर्ड कर सकता है, वो अच्छी महंगी महंगी कोचिंग में जा सकता है एडमिशन लेने के लिए। गरीब आदमी के पास तो पहले से शुरुआत से प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं है, राइट ना, उसके पास फीस देने के लिए पैसा है। वो गरीब इतना है, उसको अपना घर चलाने की ही समस्या है, रोटी की समस्या है। तो ये कहना सब बराबर है, सब छोड़ दो, जिसमें जो टैलेंट होगा वो अचीव कर लेगा, फिर तो सब लोग अमीर आदमी ही कैप्चर कर लेगा ना सब कुछ, क्योंकि उसके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिच पर्सन है आप उनके ऊपर अननिसेसरी टैक्स लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेल्थ इनइक्वालिटी जो है समाज में वो होती है, क्योंकि समाज क्या करता है, ऐसे लोगों को रिवॉर्ड देता है जो रिस्क लेते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिस्क कौन लेता है? अमीर आदमी ले रहा है, क्योंकि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, अपने तरीके से तो इन्वेस्ट कर रहा है वो, तो वो काफी रिस्की भी होता है। और अगर वो पैसे को इन्वेस्ट करता है तो प्रॉफिट भी कमाएगा। प्रॉफिट कमाएगा तो वो पैसा सिर्फ उसके पास नहीं जाएगा। जो एक आदमी एक फैक्ट्री लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका अल्टीमेट बेनिफिट आम आदमी को भी मिलता है, क्योंकि उस फैक्ट्री के अंदर कौन काम कर रहा है? आम आदमी काम कर रहा है। डेफिनेटली प्रॉफिट ज्यादा अमीर आदमी के पास जाएगा जो फैक्ट्री का मालिक है, लेकिन कुछ पैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आम आदमी का भी इंप्रूव होगा। तो जो ऑन्टरप्रन्योरियल कैपेसिटी है, मतलब बिजनेस करने की जो कैपेसिटी है, वो डेफिनेटली इनको रिवॉर्ड देता है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एक आदमी जो रिच है वो और रिच हो रहा है, वो रिच इसलिए नहीं हो रहा है कि वो अमीर गरीब आदमी के हक को मार रहा है, या फिर सारे एसेट उसने इकट्ठे कर लिए हैं कि सारी जमीन भी अमीरों के पास चली गई, सारी गाड़ियां भी अमीरों के पास चली गई, तो गरीबों के पास कुछ बचा ही नहीं। नहीं, वो इसलिए अमीर नहीं हो रहे हैं कि वो गरीब आदमी से उसका रिसोर्सेज ले रहे हैं। वो अमीर इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके पास स्पेशल प्रिविलेज हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, सरकार की तरफ से भी उनको प्रिविलेज मिलते हैं, मार्केट में उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है, इसीलिए वो अमीर होते चले जा रहे हैं।
तो अगर ये स्पेशल प्रिविलेज को हटा दोगे, मार्केट में ज्यादा कंपटीशन आएगा, तो इनइक्वालिटी अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि नए नए लोग मार्केट में आएंगे, नए नए इनोवेशन लेके आएंगे, उनकी सोसाइटी उनको रिवॉर्ड करेगी। आप एक चीज देखिए, सम दुनिया में जितने भी बिलीनियर्स हैं, इनमें से 80% बिलीनियर वो फर्स्ट जनरेशन के बिलीनियर्स होते हैं। 10% बिलीनियर ऐसे होते हैं जो सेकंड जनरेशन के बिलीनियर्स होते हैं। ओनली बाकी के बचे हुए 10% ऐसे होते हैं जो थर्ड जनरेशन होते हैं। और फोर्थ जनरेशन तक आते आते दुनिया के 90% से ज्यादा बिलीनियर दोबारा से आम आदमी बन जाते हैं। 80% बिलीनियर जो है वो फर्स्ट जनरेशन होते हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, उन्होंने इनोवेशन किया है, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। अब कुछ लोगों का कहना है भाई हम लोग क्या करेंगे, वेल्थ टैक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, अमीरों के ऊपर टैक्स लगाओ, गरीबों आदमी को बांट दो। आर्टिकल ये कहता है कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप अमीर आदमी के ऊपर हद से ज्यादा टैक्स लगाओगे ना, तो इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर देगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो वर्कर्स या लैंड ओनर्स, उनको तो नुकसान होगा। ठीक है, अगर वो इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो भैया लैंड का रेंट कौन देगा? एक फैक्ट्री आप कहीं पे लगा रहे हो तो उस लैंड का रेंट तो दे रहे हो ना। अगर फैक्ट्री ही नहीं लगाओगे तो लैंड ओनर तो उनको रेंट ही नहीं मिलेगा, वर्कर को काम ही नहीं मिलेगा। तो वेल्थ टैक्स लगाना मतलब बिजनेस को डी इंसेंटिवाइज करना, डिस्करेज करना। ये तो सही नहीं है, राइट? तो दिस इज इनकरेक्ट टू बिलीव दैट द पुअर सफर लो लिविंग स्टैंडर्ड बिकॉज द रिच, मैंने आपको बता दिया था। इफ कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय द वेल्दी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी वर्कर्स एंड हेल्प बूस्ट आउटपुट ऑफ द कंज्यूमर, मतलब इनका यही कहना है, अगर अमीर आदमी, कैपिटलिस्ट आदमी फैक्ट्री लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट पुअर आदमी को होता है, देर सवेर होता है, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। जैसे अमेरिका वगैरह में आप चले जाएं, ब्रिटेन में चले जाएं, वहां पे पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, राइट? कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन धीरे 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 आम आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी वहां पे इंप्रूव हुआ है, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे काउंटर आर्गुमेंट हो सकते हैं और हैं भी, लेकिन आज के आर्टिकल में हम उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं ये कहता है ट्रिकल डाउन का जो हाइपोथेसिस होती है उसको सपोर्ट करता है ये आर्टिकल। ट्रिकल डाउन का मतलब यही होता है कि जो टॉप कुछ लोगों के पास जब ज्यादा पैसा आता है, तो धीरे धीरे ये पैसा नीचे की तरफ आम आदमी को, गरीब आदमी को भी जाता है। सिर्फ गरीब को नहीं, बल्कि मिडिल क्लास की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, दुनिया में सिर्फ अमीर और गरीब लोग नहीं होते हैं, मिडिल क्लास भी होता है। तो अगर 1% अमीर है, यार 1% मतलब टॉप 10% भी बहुत अमीर होते हैं वैसे लोग, ठीक है। टॉप 10% अगर अमीर है, अगर बॉटम 50% अगर गरीब है, तो 40% मिडिल क्लास भी तो है ना। इसको तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मिडिल क्लास, ये पहले मिडिल क्लास पुअर ही हुआ करते थे। ठीक है, धीरे 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 मार्केट में जॉब्स क्रिएट हुई, इनकम जॉब्स अपॉर्चुनिटी आई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आई, क्योंकि टॉप 10% ने फैक्ट्रीज वगैरह लगाया, बिजनेस एक्सपेंड किया विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। तब जाके ये लोग मिडिल क्लास, पुअर से मिडिल क्लास में हो पाए हैं। और ये धीरे धीरे बचे हुए जो 50% है ये भी ऊपर आ जाएंगे। इट विल टेक सम टाइम, अगर गवर्नमेंट बेटर पॉलिसीज बनाती है तो। इस आर्टिकल का कहना है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे सिनेरियो में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि हर चीज का काउंटर आर्गुमेंट हो सकता है। आज के आर्टिकल के हिसाब से मैंने यही बात की है, हो सकता है कल को दूसरा कोई काउंटर आर्गुमेंट आ जाए वेल्थ टैक्स की फेवर में, तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते हमें सारे डायमेंशन का पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलो बच्चों, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।